हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के बारे में, जो कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के कहानी संग्रहों में जो 21 कहानियाँ संग्रहित हैं, उसमें से एक कहानी यह भी है। तो ये कहानी लिखी गई है जो है माधव प्रसाद सप्रे द्वारा। माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 और इनकी मृत्यु जो है 1926 में हुई थी। पंडित माधव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 को पथरिया दामोह मध्य प्रदेश में हुआ। सप्रे जी कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक, संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, 1900 की बात की जा रही है दोस्तों, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्षों ही चला। इन्होंने गीता, रहस्य, हिंदी, दासबोध, महाभारत का अनुवाद भी किया। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन्होंने ही छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकाली थी और इसी पत्रिका में ही ये कहानी प्रकाशित हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के मुख्य बिंदुओं और उसके सारांश पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी है। यह कहानी वर्गभेद पर आधारित, इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार, स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला एवं जमींदार के हृदय परिवर्तन को भी इसमें केंद्र में रखा गया है। अब बात करें इस कहानी के बारे में, डॉक्टर गोपाल राय ने क्या कहा। डॉक्टर गोपाल राय इस बारे में कहते हैं कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति के दृश्य से हिंदी की पहाड़ी कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि डॉक्टर गोपाल राय एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ये ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। उसके बाद एक प्रसिद्ध हैं साहित्यकार डॉक्टर सत्यकाम, आलोचक के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है। ये इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कहानी में यदि पात्रों की बात की जाए तो कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, जिसमें जमींदार हैं और एक अनाथ विधवा है जिसके पुत्र, बहू, पति मर चुके हैं। एक 5 वर्षीय उसकी पोती है। गौण पात्र में वही देखिए, अब जमींदार का वकील है जिसके माध्यम से वह विधवा की झोपड़ी को हड़प लेता है और विधवा की पोती रहती है। कहानी के सारांश पर यदि नज़र डालें तो इसका सारांश बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। कहानी का सारांश जो है शुरू होता है। यह कहानी वर्गभेद पर आधारित है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों, अनाथों का शोषण करते रहे। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देती है। जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह कई जमाने से वहीं बसी थी, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, यानी कि उसकी पोती जिसकी उम्र 5 वर्ष थी। ये ध्यान देने योग्य बात नहीं, ये पूछा जा सकता है।
अब यही पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपने पहले की स्थिति याद आती तब वह हमारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है तब से वह अमृत सी हो गई है। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि इसे वहाँ से निकालना नहीं चाहती थी। जमींदार को इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहाँ से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के लिए बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी। यानी कि जो है जमींदार सक्षम और सबल होते हुए भी उसको वहाँ से अपने दबंगई या अपने बल से नहीं हटाया। वह एक वकील करता है, वकील से कोर्ट कचहरी के माध्यम से रुपए पैसे घूस के माध्यम से जो है आदेश जारी करवाता है। उसके बाद उस झोपड़ी को बुढ़िया से और उसकी जो पोती है उससे खाली करवा देता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अब हम पैरा यहाँ से देखेंगे। यहाँ से एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को उठाने के लिए कहता है, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से आज झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना खाना छोड़ दिया है। किस पोती की बात कर रही है वो? वही जो 5 वर्ष की उसकी पोती थी, छोटी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती है। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसे एक चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने का भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी को ले जाऊं। श्रीमान जी ने आज्ञा दे दिया। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। अब हम इस पैराग्राफ पे पहुंच गए हैं दोस्तों। विधवा झोपड़ी के भीतर पहुंच गई। वहां जाते ही पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गया जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है, यानी कि चाहता नहीं है वह टोकरी को उसके उठाकर उसके सिर पर पहुँचाए। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह उस टोकरी को सहारा देता है, पर टोकरी हाथ भर भी नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन भर कैसे उठा सकेंगे। इस कथन को ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये वाला कथन आपको ध्यान रखना है। अनाथ विधवा का यह कथन बहुत सहज और तत्कालीन समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह करती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथानक बहुत सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़ी ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना के वाणी भी दिया गया है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतों से अधिक लालसा होने लगा है, इसके फलस्वरूप वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अतः लेखक ने बड़ी कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया है। यही मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी की आरंभिक कहानियों में स्थान दिया है। कहानी बहुत सरल और संक्षिप्त है दोस्तों। 4-6-10 बिंदु इसमें ध्यान रखने योग्य हैं, जिसे आप ध्यान रख लेंगे तो परीक्षा में अगर इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से सही कर सकेंगे।